आज काफ़ी गहमा-गहमी रहा। मेरे घर में सुबह कुछ प्रोग्राम था। कल हम लोगों ने बात किया था कि डेटा पॉइंट्स पे कि सलेमपुर में क्या होगा, नेशनल लेवल पे क्या होगा। आज रिजल्ट आ गए हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है और एनडीए गठबंधन फुल मेजॉरिटी से ज़्यादा 272 चाहिए था, 294 तक जब तक मैंने देखा था शो कर रहा था। अभी भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज का आना था। सलेमपुर का नेक टू नेक फाइट सुबह से रही। कभी 2000 से एक रमाशंकर राजभर जी आगे, कभी कुशवाहा जी 2000 से आगे, कभी 700 से आगे, कभी 3000 से आगे, कभी 4000 से आगे। ये तो बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आखिर लास्ट में जो जीत हार हुई वो भी रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी 3573 वोट से जीते। तो इतने बड़े लोकसभा में 3573 वोट से जीतना मतलब बिल्कुल ही क्लोज फाइट समझ लीजिए। और 2 बार से कोई सांसद रहा हो तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। जो सेकेंड जो आपके अपोजिट में है उसका फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे लोग जो नाराज़ होते हैं उनका वोट आप पे चढ़ जाता है, लेकिन ये एक तरह से मतलब नगण्य ही माना जाएगा। सुबह हमारे यहाँ कुछ कथा होता थी, उसके बाद मैं चला गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे 2 दोस्त हैं जो आपस में 6 लाख रुपए का उनका लगा हुआ था, आपस में शर्त लगी थी। तो वो लोग वहाँ उधर से फ़ोन आया, उधर मैं चला गया। वो बड़े लोग हैं, हम लोग तो बस मूक दर्शक हैं और बस हंसी मजाक करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। और एक जने का टर्नओवर हमको लग रहा है 150 करोड़ से ऊपर का 1 साल का है, और दूसरे जने का 50-60 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो उनके लिए 5-6 लाख रुपए कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हम लोगों की तरह चपरासी और मास्टरी और सिपाही और थानेदारी की नौकरी खोजने वाले लोग नहीं हैं। साल में 10-20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ बनाते हैं वो लोग। तो अब हम लोग डिस्कस जो मेन पॉइंट था हमारा कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से यूपी में ही स्पेशली हारी है बीजेपी। बाकी जगहों पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। यूपी ने रास्ता फुल मेजॉरिटी का रोक दिया। अच्छा, एक और बात करनी थी। बीजेपी 33 पार्टियां मिल करके इंडी गठबंधन बनाई थी। वो 33 पार्टियां मिल करके 232 या 223 समथिंग पहुंची हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है। और अकेले बीजेपी मुझे लग रहा है कि 253 254 समथिंग पहुंची है। तो एक नया एनडीए गठबंधन तो फिल्म मेजॉरिटी में है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनने जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, काफ़ी मामला उठ रहा है कि नीतीश जी भाग सकते हैं, या चंद्र बाबू नायडू की बात हो रही है कि वो जा सकते हैं छोड़ के। 15 सीट लगभग इनके पास है, 15 सीट लगभग उनके पास भी है। तो अगर 2 लोग भाग सकते हैं, नीतीश जी भाग सकते हैं और चंद्र बाबू नायडू भाग सकते हैं, तो जो 33 पार्टियां हैं उनमें भी तो तोड़ फोड़ कर सकती है बीजेपी। वो भी एक से एक धुरंधर बीजेपी में बैठे हुए हैं, कहीं भी तोड़ दें। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो रही है कि कोई भाग जाएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़र आ जाएगा, किसी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफ़र आ जाएगा। ये सब मुझे तो नहीं पच रहा है एनडीए में। हाँ, एक चीज़, 1-2 सजेशन ज़रूर है। जैसे मोदी जी का जो कैरियर रहा है पॉलिटिकली, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जब से वो चीफ मिनिस्टर बने पहली बार वो आए और फुल मेजॉरिटी में आए, फिर सेकंड उससे ज़्यादा आए, फिर थर्ड बार उससे ज़्यादा आए। जब सेंटर में आया तब भी 87 के बाद मुझे लग रहा है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी थी जो फुल मेजॉरिटी में आई। दूसरी बार उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी में आया, और तीसरी बार मेजॉरिटी से थोड़ी सी कम रहेगी। तो मुझे कई बार पता नहीं क्यों अपने मन से लगता है कि मोदी जी को अब बहुत जो है रेस्पेक्टफुली पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए। और जो सेकेंड लाइन होती है, जैसे योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, इनको हैंड ओवर कर देना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से रिटायर। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसे बीजेपी के लोगों का ये व्यू नहीं हो सकता है। अच्छा, अब कारणों पे चर्चा करते हैं। तो कारणों में 3-4 कारण, जैसे ग्राउंड लेवल पे इस बार हम लोग रहे तो कई चीज़ें हम लोगों को लगा। जैसे कि
धूप इतनी तेज़ थी कि लोग निकलने को तैयार नहीं थे। कई बार गाड़ियों से भी लोगों को जो है, जो बूथ लेवल वर्कर थे वो जाते थे तो आने से मना कर देते, स्पेशली लेडीज़। अच्छा, कल मैंने डिस्कस किया था कि जहाँ भी तीसरी बार एक ही कैंडिडेट को लड़ाया गया है, वो आ रहा और नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा मामला है ही है। तीसरी बार तो मतलब एक बार तो मोदी जी के लिए दे दिए लोग, दूसरी बार कहे कि चलो ठीक है इस बार भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तीसरी बार लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो ज़्यादातर सीटें जो हैं इसमें तीसरी बार वाले बहुत सारे लोग हैं जो हार गए हैं। लोग एकदम एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे कि तीसरी बार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो है कैंडिडेट सब बीजेपी थोप रही है। अच्छा, एक और फैक्टर जो है काफ़ी दिन से डिस्कस हो रहा था, वो योगी जी और अमित शाह वाला फैक्टर। योगी जी और अमित शाह का जो फैक्टर है वो इतना हावी हो गया था और बीजेपी ने इसे खंडन भी नहीं किया। देखिए केजरीवाल जो थे, केजरीवाल जी मंच से, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि आने वाले समय में योगी को भी हटा दिया जाएगा, जैसे वसुंधरा राजे को हटाया गया है, जैसे शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया है, जैसे रमन सिंह को हटाया गया है। और दूसरा उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा था कि आप अपनी पार्टियों को कहा था कि आप ज़बरदस्त चुनाव लड़िए, इस बार आरएसएस भी बीजेपी का साथ नहीं दे रही है। तो इन दोनों चीज़ों का खंडन मोदी जी को करना चाहिए था, अमित शाह जी को करना चाहिए था, नड्डा जी को करना चाहिए था और योगी जी को भी करना चाहिए था, लेकिन किसी पक्ष ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब आपस में खींचातानी ज़बरदस्त चल रही थी। अब एक मामला उठता है, जैसे बहुत पॉलिटिकल सर्कल्स में बात हो रही थी कि योगी जी के एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया गया। अमित शाह जी, ऐसा कहा जाता है कि वो नहीं चाहते कि योगी जी स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, जो टिकट का बंटवारा हुआ तो जिस स्टेट का, जैसे 3 स्टेटों का था, तीन स्टेट्स अगर बीजेपी रूल्ड है, उनके चीफ मिनिस्टर को बुला लिया, वेटिंग रूम में बैठा दिया, अंदर भी नहीं मिला। एक मामला था जिसमें वो मैंने पेपर में पढ़ा था कि आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है वो गए, उनको वेटिंग रूम में बैठा दिया गया, अंदर बुलाया भी नहीं गया। तो वो घूम करके एक वहीं पे लाइब्रेरी थी, उसमें वो किताब पढ़ने लगे। फिर अंदर बुलाया गया, दबा के सबसे बात किया गया और कैंडिडेट लिस्ट दिखाई गई और बस हाँ मैंने हामी भरवा ली गई, किसी का तर्क वितर्क कुछ भी नहीं लिया गया। अमित शाह जी यूपी में बिल्कुल ही मतलब मुझे नहीं लगता कि जो चर्चा मैंने सुनी है कि एक भी कैंडिडेट पे योगी जी की बात माने हों, वो अपने मन से ही दिए। इवन कोई जिताऊ कैंडिडेट है और वो योगी से नज़दीक है तो उसको दूर हटाने की ही कोशिश किए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। गुटबाजी होती है पार्टियों में, खास करके रूलिंग पार्टियों में तो और ज़बरदस्त गुटबाजी होती है। तो अंदर अंदर गुटबाजी हुई है दोनों साइड में, उसका भी फैक्टर देखने को मिल रहा है यहाँ हार का। कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनको चेंज किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो अमित शाह जी के करीब थे उनको चेंज नहीं किया गया। अच्छा, एक मामला उठ रहा है राजपूत आंदोलन का। राजपूत आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो राजपूत आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, उसमें बीजेपी चाहती तो वो जो कैंडिडेट था उसको चेंज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। अच्छा, अगर कैंडिडेट नहीं भी चेंज किए तो योगी जी और लोगों को लगा के उस पर सफाई देना और लोगों को मनाने वाला काम किया जा सकता था, लेकिन इस पर भी बीजेपी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक फैक्टर रहा। अब कितना प्रभावी रहा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये एक फैक्टर रहा, इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा। अब आते हैं अपने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो सलेमपुर में बहुत बीजेपी ने मेहनत की है, बहुत लगे लोग, लेकिन लोग घरों से नहीं निकले, वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम रहा। अरे आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी का क्षेत्र था, मोदी जी के क्षेत्र में लोग बहुत कम वोटिंग परसेंटेज रहा, लोग घर से निकले ही नहीं। बीजेपी की जो जब जोश होता है ना, जब जैसे सरकार चेंज करनी हो या नई सरकार बनानी हो अपने मन की, तब तो लोग जाते हैं। अब आप जैसे धूप है, लोग जान ही रहे हैं कि हाँ मोदी जीत ही जाएंगे, तो कौन जाए धूप में वहाँ लाइन लगा के खड़ा होने। एक टिकट निकलवाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है तो लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो खैर बहुत वोट देना था, तो ये सारे फैक्टर्स भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी की एक बहुत बड़ी गलती कही जाएगी, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, चूँकि वो बन नहीं पाया था तो जल्दी जल्दी 22 तारीख रखे ये लोग, और फिर उसके बाद घोषणा। नॉर्मली मार्च से अप्रैल तक में, जब तक ये धूप ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं चुनाव, लेकिन इस बार बस वो उद्घाटन के चक्कर में, उद्घाटन के बाद ही सूचना जारी हुई और ये जून तक खींचा चला आया।
और इसने बहुत परसेंटेज गिराया, और ज़्यादातर परसेंटेज जो गिरा है वो बीजेपी के ही वोटरों का गिरता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। छोटे छोटे वोट से जो लोग हारे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 2,000, 4,000, तो इसमें बीजेपी वोटर घर से निकला ही नहीं है वोट देने के लिए। तो टाइमिंग फैक्टर भी बहुत काम किया है और लोगों में वो जोश नहीं जगा पाए हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं जिस पे आराम से बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि एक अक्सर बात हुआ करती थी कि जो विपक्ष के कुछ पत्रकार होते थे, यूट्यूब चैनल है एक बहुत फेमस शर्मा जी का, कभी बताऊंगा उनके बारे में, वो हमेशा ये बात रखते थे कि किसका दबदबा रहेगा आने वाले समय में। अगर पूर्ण बहुमत से सरकार आती है, 300, 350, 400 नंबर आ जाते हैं, तब तो वही होगा जो अमित शाह और योगी जी चाहेंगे। अमित शाह मतलब सॉरी मोदी जी, योगी जी मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर सरकार पूर्ण बहुमत नहीं पाती है तो फिर योगी जो है हावी हो जाएंगे पार्टी पे। ये उनका मत था, मैं अपना मत नहीं दे रहा हूँ, ये उनका मत था। और अमित शाह जी कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब कितना कमज़ोर पड़ेंगे कितना नहीं, इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन उनका ये पर्सनल मत था। एक और, जब योगी जी चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तो एक मेरे मित्र थे गोरखपुर साइड के, तो जब विधानसभा चुनाव था उस समय उन लोग बड़े ज़ोर शोर से लगे थे। तो उन्होंने कहा कि यार इस बार एकदम ज़ोर शोर से लगे, इस बार योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैंने कहा यार योगी जी मुख्यमंत्री, उनकी छवि इस तरह की नहीं है कि मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी। बोले नहीं, इस बार चाहे जो भी हो जाए योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनना है। तो हम लोग हंसते थे उनकी बात पे। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी में मेजॉरिटी में आई और योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। फिर उसी मित्र से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार जो है हम लोग लगे हैं, देवरिया और गोरखपुर ये सब तो जिताएंगे, लेकिन किसी का बहुत मन नहीं है और अंदर अंदर जो है चारों तरफ विरोध चल रहा है दबा के। और ये अमित शाह को जो है अब समय आ गया है कि उनकी जो तानाशाही है उस पर रोक लगाया जाए, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका कहना था। जैसे उन लोगों ने बताया था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या है ना, बीजेपी भी कभी कभी बहुत कुछ ऐसे, जैसे कि धनंजय सिंह वाले केस में हुआ, धनंजय सिंह वाले केस में इतना ज़्यादा मतलब उनको, वो बसपा से आया लड़ने के लिए, पहले उनको जेल भेजा गया, फिर बसपा से आया लड़ने के लिए तो उसमें रोका गया, फिर बीजेपी को समर्थन कराया गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत, दो दो चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेज दिया गया चुनाव के ठीक पहले। ठीक है वो करप्शन किए, थोड़ा बाद में भेजा जा सकता था, उसका भी बड़ा इफेक्ट रहा। लोगों को लगा कि यार ये तो वही काम शुरू कर दिए जो कांग्रेस किया करती थी पहले, या जो मन में आ रहा। अच्छा, छोटी छोटी सीट्स पे छोटे छोटे जैसे जो अगेंस्ट में स्वर उठते थे उनको दबाने की कोशिश, एक एक सीट पे इतना माइन्यूटली काम किया जा रहा था कि छोटे छोटे स्वर उठते थे उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, पुराना जो बीजेपी का लीडरशिप है वो तो बहुत नाराज़ बैठा था। ये सही बात है कि आरएसएस इस चुनाव में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मेरे यहाँ कुछ आरएसएस के लोग आए थे तो उनके बातचीत से मुझे लग रहा था कि हाँ बस घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क है नहीं, बहुत ज़्यादा खुश है नहीं इससे। एक्चुअली आरएसएस का पूरा धड़ा, विश्व हिंदू परिषद का धड़ा और जो उनके साथी संगठन है उनका योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का, अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की प्लानिंग है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पे गुजरात लॉबी हॉबी हो गई है, उनकी चल नहीं रही है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। फिर कुछ ठेकेदार मित्रों से बात होती रही तो पता चला कि 100 करोड़ से ऊपर के जितने ठेके हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो सारे के सारे गुजरात की कंपनियां ले रही हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि आप चले जाइए, यहीं यूनिवर्सिटी बन रही है आजमगढ़ में, या और जो बन रही हैं वो सब गुजराती कंपनी वहाँ से आके कर रही हैं काम। तो ये भी एक नाराज़गी के कारण था। एक बड़ा तबका है जो पैसा लगाता है चुनाव पे, कई तो ऐसे होते हैं जो दोनों पक्ष को लगाते हैं, जो अपने यहाँ भी जो सांसदी लड़ते हैं उनमें दोनों पक्षों को पैसा देते हैं लोग। कई लोगों को मैं भी जानता हूँ जो दोनों साइड को मैं जिन लोगों की बात कर रहा था कि वो शर्त लगाए हैं
वो मित्र भी दोनों पक्षों को देते हैं पैसा, किसी को थोड़ा ज़्यादा देते हैं लोग, किसी को कम देते हैं, लेकिन सारे पक्षों को पैसा दे के रखते हैं कि सरकारें किसी की भी बने बिगड़ी, सांसद कोई भी बने बिगड़े, उनका काम कहीं जो है दिक्कत ना हो, उन लोगों का काम चलता रहे। तो ये सारे लोग जो डायरेक्ट फंडिंग करने वाले हैं, मतलब चुनावों को ग्रास रूट लेवल पे, उनको भी प्रॉब्लम है कि जितने बड़े ठीक है। अच्छा चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वहाँ का, अयोध्या का। अयोध्या में जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में एक गार्डन है और कुछ और चीज़ें बनी हैं, तो वो गार्डन वार्डन का भी जो ठेका है वो गुजरात की कंपनी उसको बनाई है और वही उसको मैनेज भी कर रही है। ये बड़ा शॉकिंग लगा कि क्या यहाँ पे अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी गुजरात की कंपनी आएंगी। तो ये थोड़ा सा, ये भी लोगों की नाराज़गी का कारण है। अगर पैसा वाला वर्ग जब नाराज़ होता है तो पैसा फ्लक्स करता है नीचे भी और माहौल भी बनाता है। तो ये भी एक कारण है जो मुझे लगता है, जो मैं फील करता हूँ कि जो हावी होने की छवि है, जो अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने की छवि है, जो अपने अमित शाह जी की, जो अपने ही आदमी को टिकट देना है, चाहे वो हारे चाहे जीते, तो जैसे राजनाथ सिंह हुआ करते थे तो वो सबको मिला जुला के लेके चला करते थे। मैं तो कहता हूँ कि अब ऐसा समय आ गया है कि एकदम रेस्पेक्टफुली विथ डिग्निटी मोदी जी को अब पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए। टाइम भी हो गया, एज भी हो गई, 75 के होने वाले हैं। उन लोगों ने खुद ही बनाई थी कि 75 के ऊपर जो भी हैं उनको निकल जाना चाहिए। और जो सेकेंड लाइन है, जो मिला जुला करके सरकार को चला सके, उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। जैसे कि राजनाथ सिंह इसके पुरोधा हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और भी लोग हैं, उन पर भी ट्राई किया जा सकता है। ये सारे मेरे पर्सनल विचार हैं। काफ़ी लंबी 16 मिनट की वीडियो होगी, फिर बात किया जाएगा। गुड नाइट। काफ़ी थकान हो गई, पूरा दिन भर आज इधर उधर, एक नेता है उनके साथ चले गए, उनकी बाइट साइट चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था टीवी पे, तो इधर उधर भागने दौड़ने में काफ़ी टाइम हो गया। गुड नाइट, मिलते हैं कल।